जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रथम पाली के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है, परीक्षा में लगाया है, उन प्रश्नों का सटीक उत्तर बताया जाएगा। कृपया अपने उत्तर को मिलान कर लें, जान लें कि कितने अंक आपके बन रहे हैं। अगर आप यूपी पेट के अभ्यर्थी हैं तो अपने उत्तरों को मिलान कर लें। अगर आपके परिवार में किसी ने यूपी पेट की परीक्षा दिया है तो कृपया इस वीडियो को उस तक शेयर करें ताकि सबको अपने प्रश्नों का उत्तर पता चल सके, किसकी क्या, कहाँ तक किसने सही किया, कहाँ तक किसने गलत किया। उत्तरों का मिलान कर लें ताकि आपको अपनी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए इसके बारे में पता चल सके। यूपी पेट परीक्षा से संबंधित तमाम खबरें, तमाम तरह की विस्तृत जानकारियां इस चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस उत्तर माला को, आंसर की को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि हर व्यक्ति, हर छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 20%। 20% आप इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बजाय आपको केवल उत्तर बताएंगे ताकि आपका समय बचे, आप प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लें। इसका विश्लेषण भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आप इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 5 परिणामों का औसत। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 पाँचवां परिणाम है। 5 परिणामों का औसत 46 है। आप चलिए ध्यान से दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 तो पाँचवां परिणाम है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 1, 12.5, 50। यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा डी, 50। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, √29.8116 प्लस √77144। इसका उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे प्लस दोनों को ऐड किया गया है तो क्या उत्तर बन रहा है? इसका उत्तर सी है, 1426। मिलान कर लीजिएगा, आपका सही है या गलत इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका उत्तर आपको सी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेल्यूलोज। इसको आप लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। हालांकि फ्रैक्टोज पादप कोशिका भित्ति में इसका भी है। देखते हैं इसका उत्तर क्या माना जाता है आयोग द्वारा। फिलहाल आप सेल्यूलोज और फ्रैक्टोज में से सेल्यूलोज के साथ चलेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाँचवां प्रश्न जो है गणित से संबंधित है। 5.21 × 6.32 - 2.927 इज इक्वल टू। इसका उत्तर आपका बी सही हो जाएगा, यहाँ पर 13 सही हो जाएगा, बी लगा लेंगे आप अपने पेपर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न जो है, इस संक्रिया को करेंगे तो आपका प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर 6 में का आप सीधे ऑप्शन को ध्यान देंगे। इसमें प्रश्न जो है पढ़ने की बहुत समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 100 उत्तर आएगा। अगर आपने 100 लगाया है तो आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सातवें प्रश्न में, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कि कौन से विलोम युग्म सही है? नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नया और पुराना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ ध्यान से देख लीजिए। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना, जिसको कुछ समझ में अपने मन सोचता रहे, ख्याली पुलाव पकाता रहे, इसलिए है असंभव बातों की कल्पना करना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ, 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, 9वां प्रश्न का है। महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, महाधन ऋषि, महर्षि, इसको सही लगा लेंगे आप। इसके बाद 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिना समय बर्बाद किए हम जल्द से जल्द कम समय में हम अपने पूरे उत्तरों को की मिलान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? चलिए इसमें देखते हैं।
पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अवलंबन विलंबन, अवलंबन विलंबन, अधर विलोकित, यहाँ डी ऑप्शन आप लगा लेंगे उत्तरमाला में अपने, अगर डी सही लगाए हैं तो आपका सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कौन से विकल्प है जिसके सभी शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ। अगला सी है आपका स्पृहा, निलय, रीता, रिक्त, रिक्त। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप यहाँ पर लगाएंगे इसको, पार्वती, रुद्राणी, भवानी पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंग्रेजी से संबंधित है, जो हमारा पैराग्राफ यहाँ पर पढ़े हैं और इससे संबंधित उत्तर है। इसका प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, नीचे प्रश्न दिया है, ये प्रश्न नंबर 12। ये वाज कैरोलाइंस ब्रदर इन आउटडोर टाइप, वाज कैरोलाइंस ब्रदर इन आउटडोर टाइप, इसको पढ़ेंगे तो इसका उत्तर नो सही हो जाएगा। अगर आपने नो टिक किया है तो आप 1 नंबर प्राप्त करते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, ये पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है। पैराग्राफ पढ़कर जिसने हल किया होगा उसका सही यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न इसका है 13वां, वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड फॉर सेलिंग, फॉर ईटिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बेटिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉर बेटिंग। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? महिला नीलेश की पत्नी है, तभी नीलेश इशारा कर रहे हैं, दूसरी की तरफ इशारा करते हैं तो पिट जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां प्रश्न, देखिए, असंगत अलग करें, कौन सा इसमें से डिफरेंट है, भिन्न है? तो 100 ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, 8, 27, 64, 100, 125, 125, 216, 343। इसमें से आप ए 100 को टिक कर लेंगे। फटाफट हम सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लगवाएंगे, आपका जरा सा भी समय बर्बाद हम नहीं होने देंगे। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दिनों से संबंधित रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपने अगर शुक्रवार लगाया है तो सही है, ए शुक्रवार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल जो है इनकम्प्लीट इसका हो जाएगा। पार्शियल माने पार्ट में जो है उसको पार्शियल, जो कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकदम सटीक उत्तर है, इसको आप लगाएंगे बड़े मजबूती के साथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 18, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का एंटोनिम्स सेलेक्ट करिए। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है, यहाँ पर एंटोनिम्स क्या है? सेटिस्फाई, सेल, एग्जाम्पल, मीट। यहाँ पर जिसने पेपर दिया इसने भी बहुत सटीक सेलेक्ट किया है, सेटिस्फाई। इन्होंने काफ़ी पेपर को सही से हल किया है, इनका सिलेक्शन मुझे लग रहा है हो ही जाएगा, बहुत ही बढ़िया पेपर हल किया है। गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द practice of writing, editing and or compiling डिक्शनरीज। इसका क्या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आइए देखते हैं। बड़े टेढ़े टेढ़े शब्दों को दिया है इन्होंने, थोड़ा सा कठिन प्रश्न बना दिया है। लेक्सिकोरियोग्राफी, बायोग्राफी, फिलोलॉजी, साइकोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी। यहाँ पर आप इसको ए टिक कर लेंगे। यहाँ पर इसको इंग्लिश वाले सर द्वारा यह बताया गया उत्तर है कि 19 का ए हो जाएगा, इसको आप सही कर लेंगे। सारे प्रश्नों को अलग अलग अध्यापकों से उत्तर प्राप्त किया गया है, जो जिस सब्जेक्ट का है उससे उत्तर लेकर के आपको बताया जा रहा है। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको कठिनाई आती है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, उसका सही उत्तर आप फिर से उसको रिव्यू करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए फिलहाल हम एक नज़र सारे प्रश्नों का जो उत्तर समझ में आ रहा है उसको देखकर मिलाते हैं। लगभग 99% आप अपने रिजल्ट के पास पहुंच सकते हैं इनको देखते हुए। वहाँ पर अभी तक आपने अगर चैनल को जो है इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हालांकि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? करंट अफेयर का आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। कोलकाता में देख लीजिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर उन्होंने पुणे लगा दिया है, जो कि इनका गलत हो रहा है। कोलकाता इसका ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर है कोलकाता। चलिए आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया था? इजराइल के वैज्ञानिकों ने, आपने इसको कई बार करंट अफेयर में देखा होगा। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण बिना निषेचन क्रिया डायरेक्ट लेबोरेटरी में तैयार कर लिया था। इसको आप एकदम सटीक उत्तर है लगाने का प्रयास करेंगे। 24वां प्रश्न,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी कहाँ लॉन्च कर सकते हैं, आपको अच्छे से अंदाजा है, इसमें डायरेक्ट उत्तर आप लगा दीजिए सी, गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास लॉन्च किया? कौन है जो ताइवान के आसपास अपना अब तक का सैन्य अभ्यास लॉन्च किया? आप जानते हैं जब नैन्सी पेलोसी जो है USA की जो सचिव है वो जब पहुंची थी आपके यहाँ ताइवान पे, तो चीन जो हमारा है बेचारे की दशा खराब हो गई थी थोड़ा सा, तो ये परेशानी में आ गया था। इसने सब चारों तरफ जहाज लगा के वहाँ भौकाल बनाना शुरू कर दिया। तो चीन, ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन 25वां का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पेपर जो है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक नाम दिया है, नामक एक अखिल खाली स्थान है, अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ब्लैंक स्पेस नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह का आयोजन किया था। इसका नाम था स्काईलाइट। इसका उत्तर आप अगर स्काईलाइट लगाएं तो एकदम सही है, स्पेस लाइट, मूनलाइट गलत है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न तो इसमें है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? 27वां प्रश्न है, कहाँ से जो है किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा उड़ने वाले आपके यहाँ देख रहे हैं, मुंबई से अहमदाबाद में आप जो है इसको लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद 28वां प्रश्न हमारा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। आप जानते हैं 76वां आज़ादी मनाई गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान बढ़े चलो अभियान केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया, किस मंत्रालय द्वारा? इसका उत्तर बहुत ही सटीक उत्तर आपने कई बार पढ़ा होगा, संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान को शुरू किया। इसका उत्तर बी आपने लगाया है, एकदम सटीक उत्तर अगर है। आइए चलती हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते रहिए बिना किसी देर किए हुए हम सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न इन्होंने दिया है, अगर जरा सा भी आप इसमें ध्यान देंगे तुरंत आप इसको हल कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नहीं को ध्यान देना है, जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बार बार बताया था कि नहीं शब्द को ध्यान देना है। तो म्यांमार, चीन, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। हमारा पड़ोसी देश यूएस से दूर से इससे कोई पड़ोसी बना का रिश्ता नहीं है, हमारा पड़ोसी देश यूएस से नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए। 29वां प्रश्न अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेंकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? चलिए इसको हम देखते हैं, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। इसका उत्तर आप टिक कर लेंगे, IIT मद्रास बिल्कुल सही है, डी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों 31वां प्रश्न, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिन्होंने यूपी पेट की परीक्षा दिया है। चलिए इसको हम देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री ने नशीली दवाओं पर जो है सम्मेलन का आयोजन किया? अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। इसका उत्तर आप अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सटीक है। चलिए हम अपने अगले 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहली बार हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत ही आसान प्रश्न, गोवा। रेबीज मुक्त हर घर प्रमाणित वाला जल सेवान सिविल संहिता लागू करने वाला। इस तरह के प्रश्न जब भी यहाँ गोवा ऑप्शन लगाएंगे, रेबीज मुक्त राज्य गोवा, समान सिविल संहिता लागू गोवा, हर घर जल वाला राज्य गोवा। चलिए इसको हम टिक करते हैं, अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया तो एकदम सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 33वां, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, जिसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई। बिना किसी रोकथाम तुरंत लगाएंगे यहाँ पे 22 मई, बिना इधर उधर भटके हुए 22 मई को आप टिक कर देंगे, एकदम सटीक उत्तर है, इन्होंने भी सही लगाया हुआ है। 34वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? एकदम आसान, माजुली द्वीप। इसको बचपन से पढ़ते आप आ रहे होंगे, माजुली द्वीप आज परीक्षा में भी आ गया, 1 नंबर आपको मिल गया यहाँ पर माजुली द्वीप से। चलिए अगले 35वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखिए पहला ऑप्शन आपका है हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, इनमें से कोई नहीं। इसको ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखते हैं ए ऑप्शन आपका बन जाता है
हेंगेरियन फोरिंग। हेंगेरियन फोरिंट ऑप्शन बन जाता है, हेंगेरियन फोरिंट। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला 36वां प्रश्न है, जल्दी जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताए। बहुत ही आसान प्रश्न, इसको आपने कई बार देखा होगा। इस तरह के सरल प्रश्न जब बनते हैं तो निश्चित तौर पर हाई अंक प्राप्त करने की उम्मीद आपसे की जाती है। आप एक अच्छे अंक को जो है प्राप्त करेंगे। अगर आपने इसका उत्तर आंध्र प्रदेश लगाया, बिल्कुल सटीक उत्तर लगाया। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खाली स्थान दिया हुआ आगे कुछ भरने को है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, 25 वर्ष। लोकसभा में पद आपको एमपी बनने के लिए जो है लोकसभा का पद धारण करने के लिए आपकी जो है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बिल्कुल हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों हैं। आप अगर यहाँ पर दोस्तों ठीक से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो है एक अच्छा स्कोर प्राप्त किए होंगे और कर पाएंगे। एक फुल फॉर्म पूछा है जिसके बारे में बार बार इस बार जो है जो है चर्चा हुई है। क्लाइमेट चेंज जो है की चर्चा, उसी का फुल फॉर्म भी उठा के इन्होंने दे दिया है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे बिना इधर उधर दोबारा पढ़े। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CCC का मतलब कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे ही परीक्षा में आता तुरंत ठोक दें। ऑप्शन नंबर बी एकदम आपने सही लगाया हुआ है। 39वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? एकदम सटीक उत्तर केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एकदम नहीं टच करेंगे। ऑप्शन नंबर ये उत्तर प्रदेश को यहाँ लगा देंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश, बनारस, तुरंत ठोंक दीजिए यहाँ नौटंकी। 40वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आप यहाँ ठोक देंगे यहाँ ऑप्शन स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही अगर आपने लगाया है तो एकदम सटीक उत्तर आपने लगाया दोस्तों। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? आप देखिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे स्वामी विवेकानंद। एकदम सटीक, 1 नंबर आपको यहाँ से सुरक्षित मिलते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है, अगर आपने जरा से भी ध्यान दिया हो तो बिल्कुल आप इनको कर पाएंगे। 42वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 42वां प्रश्न है, आगे देखते हैं। नीचे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया और उसके बाद आप इसको उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 42वां, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दर्पण के माध्यम से दुष्प्रभावों को सामने लाकर, पूरी जानकारी देकर, इतिहास बताकर। साहित्य दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ऑप्शन नंबर बी वाला अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़कर लगाया तो एकदम सटीक लगाया है। चलिए हम यहाँ पर उत्तरमाला बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने प्रश्नों को मिला लें। इसी तरह से आगे बढ़िए। आपका अगला है 43वां, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूरित करता है? कैसे परिपूर्ण करता है? कैसे समाज के प्रति साहित्य अपना उद्देश्य पूरा करता है? आइए साहित्य से संबंधित। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी और सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। गलत है बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है एवं उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ए ऑप्शन टिक किए हैं तो 1 नंबर आपका सुरक्षित हो जाता है। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, देख के बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बहुत ही सरल, जब ऑप्शन बड़े बनाता है तो हमें उनमें उत्तर को छांटने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। साहित्य में हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से हमें उत्तर चयन करना है, न कि यहाँ पर जो हमारा विचार या फिर जिस तरह से डायरेक्ट उत्तर अगर होता तो इसके हो सकता है बदल भी जाएं। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से साहित्य का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान वाला ऑप्शन आप बी टिक कर देंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब पैराग्राफ दे देता है तो हमारा उत्तर पैराग्राफ केंद्रित हो जाता है, न कि हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से हमें उत्तर देना है, हमें फिर पैराग्राफ के हिसाब से उत्तर देना है। अगला हमारा प्रश्न है 35वां, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप टिक कर देंगे पैराग्राफ के हिसाब से, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक है, यहाँ पर साहित्य की बात हो रही, दूसरा समाज, तो प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक साहित्य और समाज हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ही अनुच्छेद से संबंधित है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद के प्रश्न जो है अच्छे खासे आए हुए हैं, जिनमें आप जो है बड़े ही आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे देखेंगे 47वां, गद्यांश में दी गई चिरस्थायी जो कभी खत्म न हो, चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। चिरस्थायी जो कभी हमेशा के लिए अस्थायी हो, कभी खत्म न हो, इसका विलोम देख ले, निमित्त, शाश्वत, श्रद्धा, क्षणभंगुर, क्षण में खत्म हो जाने वाला क्षणभंगुर। चिरस्थायी और क्षणभंगुर एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां, डी लगाइए अगर आपने, 47वें के डी अगर आप लगाइए, एकदम सही उत्तर है। चलिए हम आगे चलते हैं 48वें की तरफ। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते रहें। सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। श्रद्धापूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम पैराग्राफ के हिसाब से इसका उत्तर चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अधिक से अधिक पेट परीक्षार्थियों तक हमारा वीडियो पहुँचाएं, ताकि उनको अपना उत्तरमाला सटीक मिलाने का अवसर प्राप्त हो सके। वो देखें और अपने प्रश्नों को मिलाएं कि कहाँ तक उनका स्कोर पहुँचा है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं 49वां प्रश्न, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। ऑप्शन अगला डी है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह मार्ग बहुत तंग है। बहुत, ये तो गलत, एकदम सीधे गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ के हिसाब से बन रहा है, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपने 50वें प्रश्न की तरफ। 50 प्रश्न हमने पूर्ण कर लिए, चलते हैं देखते हैं इसका है। अभी तक हमें बहुत ही सरल और आसान प्रश्न हमें देख रहे हैं, जिनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कहीं कहीं एक आध प्रश्न कठिन भी हैं, जो थोड़ा सा उनसे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप एक दो प्रश्न छोड़ते भी हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो भी प्रश्न अभी तक आपने देखा, लगभग सारे प्रश्न आसानी से किए जा सकते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 50वां प्रश्न है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह हरि का मार्ग है। सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है। सभी उत्तर ठीक हैं। इसका ऑप्शन नंबर आप देखिए, बड़ा वाला जो आप ए देख रहे हैं, बिल्कुल विस्तारित तरीके से बताया गया है जो पैराग्राफ के हिसाब से। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इसीलिए बड़े आसानी से लोग झूठ का मार्ग पकड़ लेते हैं। फिलहाल आप ए वाला ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर 1 नंबर के लिए, ऑप्शन नंबर ए 50वां का। 51वां प्रश्न देखते हैं, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य को साक्षात्कार करें, या ये सभी? यहाँ पर आप देखेंगे, आप जैसा कि अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 से 56 का देखते हैं यहाँ पर कैसे है। ये देखिए आपका जो है
गणित में जो है दिया हुआ एक तालिका है, तालिका से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर तो बहुत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हम आपको इसका उत्तर बताते हैं जो गणित वाले सर ने हल करके दिया हुआ है, उस उत्तरमाला के हिसाब से हम आपको उत्तर उपलब्ध करवाते हैं। इनको आप मिलाएंगे। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि चुकानी पड़ी है। इसका सही उत्तर अगर आपने 26.66 लाख है किया है सेलेक्ट, तो आपका प्रश्न सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 53वां, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। अगर आपने इसको ऑप्शन 0.6% चयन किया है तो बिल्कुल आपका 1 नंबर सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर 6 0.6 सी, ऑप्शन नंबर सी 0.66। 54वां प्रश्न देखते हैं आप यहाँ पर। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन यहाँ पर है आपका 70, 68, 72, 75 दशमलव लगा करके कुछ संख्याएं दी गई। इसमें अगर आपने 68.33 उत्तर दिया गया है गणित वाले सर की तरफ से, उन्होंने 68.33 इसका उत्तर बताया। अगर आप 68.33 लगाते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका प्रश्न ये 1 नंबर का बनता है। चलिए हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। एक लगभग में पूछा जा रहा है। 109 से 151 अगर आपने चयनित किया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए के बाद 55 का ए। 56 का देखते हैं। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना रहा है। इसका अगर ऑप्शन आपने सी टिक किया है, ऑप्शन नंबर सी 738.44 लाख, 738.44 लाख अगर आपने चयन किया है तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी 56 का सी। 57 से लेकर 61 तक के लिए दिया हुआ टेबल है, इसको हम एक बार देखते हैं टेबल को। और यहाँ से 57 से लेकर 61 तक के प्रश्नों को हल करके उपलब्ध कराया गया है आपको। इसका उत्तर आप मिलान करने की कोशिश करेंगे। 57 ऑप्शन ये। 10 दिन के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या रहा है। अगर इसका ऑप्शन आपने डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। 25 से संबंधित 36, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम इसके देखते हैं। 25:36 का अनुपात रहा है, एकदम सही है डी। 58 को देखते हैं। 58वां प्रश्न जो है, लंबा प्रश्न देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं जिसमें विस्तृत दिया गया रहता है। आल्टो और क्विड में दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0। अगर आपने सी 0 लगाया हुआ है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी 0 घंटा। चलिए 0 घंटा के बाद आगे बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। 59वें प्रश्न की तरफ दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इस अनुपात को देखते हैं। आपका जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। गणित वाले सर ने इसका जो है उत्तर ज्ञात करके आपको दिया है। इसको आप मिलान कर लेंगे सीधा। 59 का उत्तर अगर आपने 56.99 हल किया है तो बिल्कुल सही है, 56.99। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 संबंधी 99 है 99, 56 संबंधी 99। इसको आप ध्यान से देखेंगे। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। 60वां प्रश्न आपका बन जाता है। इसका अगर उत्तर आपने अनुपात, ये सारे अनुपात से संबंधित हैं। अगर आपने 18:25 का रेशियो अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। ये टिक कर लीजिए, 1 नंबर यहाँ पर आपका सुरक्षित है। 61, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी
कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर का एवरेज से संबंधित सारे प्रश्न हैं। इनको आप अगर एक बार हल कर लिए तो सारे उत्तर आपको आसानी से मिलेंगे और सटीक उत्तर मिलेंगे। इसका है ऑप्शन नंबर डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है तो निश्चित रूप से आपका 1 नंबर सही होता है यहाँ पर। चलिए 66 जो है 62 से 66 प्रश्न का निम्न आरेख के हिसाब से प्रश्न दिए गए हैं। इस आरेख के हिसाब से देखिए, आरेख है और इसके प्रश्न है, कुछ का कर्मचारियों की संख्या है उनके हिसाब से। 2003 62वां प्रश्न है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। कंपनी में कितने कर्मचारी थे 2003 के दौरान? इस आरेख के हिसाब से 5000 टिक कर लेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। चलिए 63 दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में अनुपात कितना रहा है। अनुपात से संबंधित प्रश्न बहुत आए हुए हैं। अनुपात जिसने भी पढ़ा होगा उसने परीक्षा को निश्चित रूप से अपने हाथ में मुट्ठी में लिया होगा। यहाँ पर सारे प्रश्नों को बड़े ही आसानी से ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है, जो है 9/13 जो लिखा हुआ है, कर्मचारियों का अनुपात 9 संबंधित 13, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा करके ऑब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं 64 का। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिक कमी आई है? कब कर्मचारियों ने अधिक कंपनी छोड़ा है? सन 2002। इसका ऑप्शन अगर आपने सन 2002 लगाया हुआ है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसको टिक कर लेंगे आप अपने प्रश्न पत्र में, अगर 2 है तो बिल्कुल सही है। 65 प्रश्न आइए, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अब्लिक कमी हुई है? ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 3%, ऑप्शन नंबर डी 4%। अगर यहाँ पर आपने 1% लगाया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर आपने लगाया हुआ है। चलिए 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आप, अगला प्रश्न आपका है 66वां प्रश्न। ऑप्शन नंबर इसका क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अगर आप यहाँ देखते हैं तो 96.15, 93.75, 98%, 97.35% प्रतिशत में है। इसका ऑप्शन आप यहाँ पर देख लेंगे 96.15 अगर आप टिक करते हैं ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होता है। 67वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67वां प्रश्न आपका यहाँ ऊपर दिया हुआ है, वेन डायग्राम नीचे है और प्रश्न ऊपर है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? ऑप्शन नंबर ए कहता है 2013, 12, 15, 17। 2017 चयन कर लेंगे। अगर आपने 2017 चयन किया तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा हम जल्दी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, आप उत्तरमाला मिला लेंगे। प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या आपको चैनल पे अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल आप अपने उत्तरों की जाँच कर लेंगे। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 68वां प्रश्न आपका है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। अगर आपने ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए ऑप्शन 69वां प्रश्न है, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 25%। 69 का ऑप्शन नंबर अगर आपने सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है 20%। टिक लगा लेंगे इसको। 70वां प्रश्न है, सबसे तेज हम विश्लेषण आपका सबसे तेज आपको उत्तरमाला और विश्लेषण के साथ बताया जा रहा है, जिसमें आप तुरंत इसको लगा पा रहे होंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो। अगला प्रश्न 70वां प्रश्न देखते हैं। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों की तुलना में औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था? या 2014 और 15 के बराबर था, या 2016 और 17 के बराबर था, या 2012 और 17 के बराबर था, या 2014 और 16 का? ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर सी, इन्होंने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया सी 2012 और 17, तो आपका सही हो जाता है। चलिए अगले 71 वाले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग
प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए इसका आप देखते हैं 137.5%, 137.5%। ऑप्शन नंबर बी 183.33%। ऑप्शन नंबर सी 128.35%। ऑप्शन नंबर डी 111.11%। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है तो निश्चित रूप से आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। हम अगले 72वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72वां प्रश्न हमारा इतिहास से संबंधित लगता है, आ गया है। संगमरमर पर पिट्राडूरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? संगमरमर पर जितनी भी कलाकारी का काम आप ज़्यादातर देखेंगे, शाहजहाँ, आगरा का जो है किला, जिन्होंने ताजमहल वगैरह जो बनाया है, आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने, इन्होंने ही ज़्यादा कलाकारी का काम करवाया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? हमारे चैनल का प्रश्न जिसको हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी दिलाया था, जिसको हमने आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में दिया था और इस प्रश्न को अभी दिया भी गया था, आपने देखा। बिल्कुल सही प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण युग, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण काल। बहुत ही सरल प्रश्न, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही अंकित के डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है आपका प्रैक्टिस सेट से। इस तरह से कई सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से पूछ लिए गए हैं। हालांकि समय अभाव में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल पाए, फिर भी बहुत ही कम प्रैक्टिस सेट मिले जिनमें आपको कई सारे प्रश्न मिलते हुए नजर आए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ये देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति, इसका ट्रिक आपका काश्मीर, गया, पाटलिपुत्र, राजगीर। अब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजगीर। पहली जो है राजगीर जो है, दूसरी आपका देखते हैं, इसमें आप देखते हैं जैसे ही तो वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इस तरह से सारे कश्मीर के कुंडलवन में सारी बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर प्रथम बौद्ध संगीति आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी राजगीर। बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? आप जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में, जिसने अपना नाम जो है मौर्य सम्राट अशोक था, देव नाम प्रियदर्शी। बहुत ही आसान और प्रश्न है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है अशोक सम्राट से लेकर। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है 76वां प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, उत्तरमाला अगर आप मिला पा रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ ताकि सभी अपना उत्तर का मिलान करें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था? बिल्कुल सही ऑप्शन आप देखते हैं यहाँ पर इन्होंने टिक किया, मुगल सम्राट का शासनकाल था। जैसे जहांगीर वगैरह अंतिम शासन जो थे उनका शासनकाल यहाँ पर आप देखते हैं। बहादुर शाह जफर वगैरह जो थे, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके 1857 की क्रांति में जब जेल भेजा गया तो इसके बारे में बताया गया। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है। प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको देखा था, जब जो है अंतिम मुगल बादशाह को जो है जेल में डाला जाता है तो वहाँ पर हमने विश्लेषण में इसकी चर्चा की थी, मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। प्रश्न भूदान आंदोलन, जैसे ही भूदान शब्द आता है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? आप तुरंत ऑप्शन टिक करते हैं, विनोबा भावे। बहुत ही सटीक ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, एम.के. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए 77 का विनोबा भावे। 78 की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा सीधे देखिए, दांडी यात्रा संबंधित प्रश्न आ गया। जो प्रैक्टिस सेट से प्रश्न डायरेक्ट जो है 20-20 मिनट के प्रैक्टिस सेट से अगर प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से मेहनत की गई थी दोस्तों। प्रश्नों को काफ़ी जो है टटोल के तैयार किया गया था, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे फंसे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? इसका ऑप्शन नंबर पंडित रमाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अगर आप सेलेक्ट करते हैं जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सही उत्तर हो जाता है। प्रैक्टिस सेट से प्रश्न आपको जो है लगातार मिल रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में प्रैक्टिस सेट कराया गया, फिर भी उसमें से प्रश्न आपको मिले। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? कब राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति? तो यहाँ पर कुछ क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, कुछ विदेशी क्रांतियाँ दी हुई हैं। तो पहली राष्ट्रवाद की बात जो है आती है फ्रांसीसी क्रांति। हमारे यहाँ विश्व प्रभुत्व संपन्न तमाम शब्द जो है प्रस्तावना में जो है फ्रांस की क्रांति के नारे लिए गए हैं, तो वहाँ से राष्ट्रवाद की पहली झलक देखने को मिलती है। चलिए 79 के बाद हम अपने 80वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
बहुत ही आधुनिक भारत से संबंधित तमाम प्रश्न ऐसे आए हैं जिनको डायरेक्ट परीक्षा में पूछा गया है, जो प्रश्न बिना घुमाए हुए जो तथ्यों से संबंधित वन लाइनर प्रश्न डायरेक्ट उठा लिए गए हैं और जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम एक लाती है, ऑप्शन नंबर डी पर जो अंकित है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके कारण इस अधिनियम से बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण होता है। ऑप्शन इसका टिक कर लेंगे, अगर आपने डी टिक किया तो बिल्कुल सही है। चलिए हम अपने 81वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए तुरंत प्रश्न डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा जो है चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए गजब का पलट दिया, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? यहाँ इन्होंने ऑप्शन को दिल्ली चलो को चलो दिल्ली बना दिया। लगा कि आप भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप एकदम भ्रमित नहीं होंगे। तुरंत जो है भारत के आन बान शान सुभाष चंद्र बोस को आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया होगा, ये जय हिंद करके सीधे सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है। परीक्षा वाले भी गजब का खेल करते हैं, ऑप्शन बदल कर इधर उधर बच्चों को भ्रमित करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि जो दिन रात पसीना बहा रहा है उसके लिए ये दिल्ली चलो या चलो दिल्ली को वो तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या खेल आप करना चाह रहे हैं। चलिए हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? कौन जनसंख्या को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण बिल्कुल प्रभावित करेगा, खनिज औद्योगिकरण बिल्कुल प्रभावित करेगा, आप इसके बाद खनिज भी प्रभावित करेगा, पानी की उपलब्धता, ये आप देखते हैं ये जनसंख्या वृद्धि को यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है इसको जो है ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक कारक नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। देख लीजिए एकदम आसान प्रश्न जो है दिया है, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और भूटान के बीच में, नेपाल और तिब्बत के बीच में, इनमें से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट जैसा कि आप जानते हैं नेपाल और तिब्बत के बीच में, सी ऑप्शन टिक कर देंगे, एकदम सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आप मिला लेंगे। 84वां के देखेंगे 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी जो पड़ रही है इसका मुख्य कारण, करेंट अफेयर गजब का प्रश्न पूछा हुआ है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग की हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। आपने फील किया होगा कि अक्टूबर महीने में बरसात हुई है और काफ़ी अच्छी मात्रा में बरसात प्राप्त हुई है, तो इसलिए जो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान, जब ह्यूमिडिटी हवा में जो है आर्द्रता बढ़ जाती है तो जो वायु गर्म हो जाती है, जो भाप जैसी हवा लगती है, ह्यूमिडिटी जिसे उमस कहते हैं, उमसन भरी गर्मी पड़ना, तो ऑप्शन नंबर बी उमसन भरी गर्मी, ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। चलिए हम चलते हैं 85वें प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हमने आपको ये बताया था प्रैक्टिस सेट में, देख लीजिए जब अपने पढ़ाए हुए प्रश्न छोटे छोटे वीडियो क्लास से बताए हुए प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आ जाते हैं तो अब बड़ा ही गर्व महसूस होता है और लगता है कहीं कि हम लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है, आपको इसको हमने बताया था प्रैक्टिस सेट में 5.5 घंटे 20-20 मिनट के प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको उपलब्ध कराए थे, उसमें से आपको प्रश्न मिल रहे हैं डायरेक्ट। आप देखेंगे 3-4 प्रश्न तो आपको डायरेक्ट परीक्षा में जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगला है हमारा 86वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक, ये देखिए हरित क्रांति का हिस्सा कौन सा था इसमें से, अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, निम्न में से कौन सा? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्म की बीजें, सिंचाई। जब हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा भारत में लाई गई है, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उस समय इसमें सिंचाई भी जरूरी हो जाता है, रासायनिक उर्वरक भी जरूरी हो जाता है, उच्च उपज देने वाली किस्में भी जरूरी हो जाता है। तो आप तो एकदम ऑप्शन टिक कर देंगे डी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से सभी देखते ही आप बिना संकोच डी मार देते हैं, इसलिए ऑप्शन में डी आपका सही भी यहाँ होता है, 86वां का डी। 87वां प्रश्न ये देख लीजिए, कई बार पूछा हुआ प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न कई बार आपने, कोसी नदी बिहार का शोक,
सीधे देख लेंगे। कोसी नदी बार बार रास्ता बदलती है, बिहार में बाढ़ ला देती है, सीधे बहुत तीव्र वेग से बहती है बिहार का शोक, कोसी नदी। ये चलिए आगे देखते हैं 88वां प्रश्न। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई? इसका ऑप्शन नंबर भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती है इनके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में होती हैं? सबको पता है, प्राइमरी सेक्टर में अगर काम नहीं होगा, कृषि के सेक्टर में काम नहीं होगा तो विकास की कल्पना करना कृषि है। जो भी प्राथमिक सेक्टर है जहां से चीज़ें उत्पन्न होती हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर। चलिए हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 89 वहाँ का आपने अगर बी टिक किया है तो निश्चित रूप से आपका सही है। हम अगला ऑप्शन देखते हैं। 90 प्रश्न ऊपर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक के बारे में पूछा गया है। HSBC भारतीय स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक है, ICICI कमर्शियल बैंक है। यहाँ पर उन्होंने सिडबी, बिल्कुल आपने अगर आपने डी सही किया है तो सिडबी जो है एक कमर्शियल बैंक नहीं है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? कौन सा उपक्रम जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? उसे क्या कहेंगे, किया गया है देखेंगे। विभागीय उपग्रह, वैधानिक उपग्रह, एकल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। जब संसद की तरफ से विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है तो निश्चित रूप से वो वैधानिक निगम बन जाता है, वैधानिक उपक्रम कहलाता है, वैधानिक निगम। चलिए इसकी वैधानिकता ऑप्शन नंबर बी, 91 का बी। 92, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ की शक्ति में, संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? जो है सेंट्रल में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आप जानते हैं राष्ट्रपति जो हमारा जो है भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री जो है हमारा जो है बहुमत दल का नेता है, जो है संघ का जो है हमारा मुखिया PM है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे संघ से इनका नहीं बल्कि राज्य से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है। आपने इसको सही हल भी किया होगा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया बनाया है इन्होंने। पेपर जो है आप अगर जरा सा भी इसमें प्रयास किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में एकदम सीधे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछ लिया है? ऑप्शन नंबर डी 124 टिक कर देंगे आप बिना समय बर्बाद किए। 1, 2 का 4। चलिए हम अपने 94वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1, 2, 4 सही करने के बाद ब्लैंक स्पेस दिया है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। कई बार आपको बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार, संसद राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही आपके मूल अधिकार लागू करने की, और ये न्यायालय में ही अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत परिवर्तनीय है। तो ये देखिए मौलिक अधिकारों के लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए अगला हमारा ऑप्शन है 95, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसको ऑप्शन सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 96 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसी भी यूटी में हाई कोर्ट बना सकता है बिल या विधेयक लाकर। ऑप्शन नंबर बी, संसद को, बहुत ही सही ऑप्शन। चलिए हमारा अगला जो है प्रश्न सीधे, चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो है अभी हम जस्ट आपको दिखाते हैं। जो है अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कौन सा इसमें से वनस्पति रेशा नहीं है? जो है इसको देखते हैं, कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है? जूट, कॉटन, नायलॉन, फ्लेक्स। तो नायलॉन कृत्रिम रेशा बनाया गया है, कई बार आपने पढ़ा होगा, इसमें जरा सा संकोच करने की बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे आप।
चलिए 98 की तरफ चलते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही आपको बताया गया था। प्रैक्टिस सेट में भी मैंने जो है शुक्र ग्रह की चर्चा की थी, तो मैंने बताया था कि जिसका ताप ज़्यादा होगा उसका कलर उस हिसाब से डिसाइड होगा। उसी तरह से तारों का रंग भी उनके तापमान पर निर्भर करता है। अधिक तापमान अधिक चमकीला, कम तापमान लाल दिखेगा, एकदम तापमान खत्म तो फिर वो काला दिखेगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन बन जाता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है तारा का रंग। चलिए, जितना तापमान उतना चमकीला तारा। अगला हमारा 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी गैस? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी ग्रीन हाउस गैस। जो आपका ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन नंबर बी सीधे टिक कर देंगे। ग्रीन हाउस गैस जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस जो भी है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये प्रदूषक गैसें हैं। चलिए, हमारा 100वां प्रश्न दोस्तों, सीधे आप हमारे जो है स्क्रीनशॉट तो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन सीधा प्रैक्टिस सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क, यकृत, हृदय और फेफड़ा। प्रैक्टिस सेट में अभी कल के प्रैक्टिस सेट में हमने इसकी चर्चा किया था कि निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, मानव शरीर में फेफड़े को प्रभावित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर इसी तरह से आपने जो है कि हमारे उत्तरमाला को अपने मिलाया, आप देखे होंगे कि आप एक निश्चित रूप से अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा और थोड़ा सा आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, बिल्कुल आप एक अच्छे स्कोर पर पहुंचे होंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रैक्टिस सेट के प्रश्न, किस तरह से और भी सारे प्रश्न आपको परीक्षा में जो बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं आप मिल रहे हैं, जिसका उत्तरमाला अगले जो है सेक्शन का उत्तर जानने के लिए, अगले चरण में जो परीक्षा होने वाली है, कल परीक्षाएं जो होने वाली है, अगले शिफ्ट की परीक्षा का उत्तर एकदम सटीक विश्लेषण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस उत्तरमाला को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक पेट के साथियों के साथ, या फिर अपने परिवार में किसी ने पेट परीक्षा दिया है, आप अभिभावक हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबको शेयर करें ताकि इससे सभी लाभान्वित हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।